हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन कम पीवाईक्यू सीरीज में आपका वेलकम। कल हमने देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 2023 के सेट 1 के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा 2023 का, उसके हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम पीवाईक्यू ही नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना एक रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू में जो भी आपके आते जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसके आसपास के जितने भी टॉपिक्स हैं हम साइमल्टेनियसली साथ साथ में पैरेलल उनको भी टेक ऑन कर रहे हैं और उनके बारे में भी हम पूरा पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से आपका रिवीजन ही समझो आप इसे। ठीक है, बस यहाँ पे इस रिवीजन में साथ के साथ आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि अपने को टॉपिक में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर कैसे लिख के आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 का पेपर सेक्शन सी 3 मार्क्स में 29 नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड है। और क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट मीन्स कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपको 1 मार्क का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, वेरी शॉर्ट के जितना ही आपको करके आना है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एटीपी का क्या रोल है ये बताना है। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा 2 मार्क्स वाला, तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो एटीपी है वो आपकी सभी लिविंग की एनर्जी की करेंसी है। तो एनर्जी की करेंसी जो है लिविंग में जो यूज आएगा एनर्जी के लिए, वो क्या है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर मैंने कल आपको एक चीज और क्लियर की थी साथ की साथ, जब आपका रेस्पिरेशन का आया था तो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन फिजिकल और केमिकल 2 स्टेप्स में होता है। फिजिकल रेस्पिरेशन का मतलब है आपका कि सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल एंड एक्सेल, सांस अंदर लेना जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन मेनली जा रही है, और एक्सेल कर रहे हैं मतलब आपका CO2 बाहर आ रहा है। तो वो जो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। अब उस ऑक्सीजन का होता क्या है, वो ऑक्सीजन आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो आपके सारे बॉडी पार्ट में जाती है, और सारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो अपने अपने लेवल पे उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं। कहाँ यूटिलाइज करती हैं, ऑक्सीडेशन करवाने में। किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए आपका, ग्लूकोज का। ध्यान रखिए, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, कल भी मैंने बताया था, फिर से एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से ले दे के क्वेश्चंस हर बार कभी कहीं से कभी कहीं से आ ही जाता है। तो जब सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है हीमोग्लोबिन से बाइंड होके, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी पहुंचाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड में आरबीसी का काम है। तो जो सेल्स में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो जो ऑक्सीजन है वो आपका ग्लूकोज आया हुआ है। ग्लूकोज भी कैसे आया है, डाइजेशन के थ्रू, आपका कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। तो जो ग्लूकोज आया हुआ है सेल के पास, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके अब आपका बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एटीपी क्रिएट करेंगी। और मैंने आपको कल बताया था कि ये रिएक्शन है, ये आपका ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस की रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हर सेल में एटीपी बनेगा। इस प्रोसेस को, यानी कि ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें, राइट, और ऑक्सीडेशन वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन का सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तो मेन ब्रीदिंग का काम तो सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन लेना और उसे सेल तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब वहां पे वो ऑक्सीजन ली क्यों जा रही है, यूटिलाइज क्यों हो रही है, क्योंकि हर सेल को अपना रेस्पिरेशन करना है, और वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपका 2 पार्ट में कवर होता है। पहला जो उसका पार्ट है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन हो गया, फर्स्ट चैप्टर में आपके रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इन मल्टी स्टेप्स को मेन 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट आपका स्टेप है वो स्टेप है आपका साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना। जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइको वर्ड स्टैंड्स फॉर द ग्लूकोज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही, ग्लूकोज की कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस, लिसिस वर्ड स्टैंड्स फॉर द स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, टूटना। तो जो फर्स्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी अब दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट जो कि साइटोप्लाज्म में होगा सेल के, वो कहलाएगा ग्लाइकोलिसिस। उस ग्लाइकोलिसिस से एक प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड अब आपका एक इंटरमीडिएट रिएक्शन करेगा और अब वो रेडी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगी आपकी क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल? KREBS, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसके लिए एंजाइम है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, यानी कि सारे लिविंग के लिए पावर कौन जनरेट कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारी पावर की करेंसी क्या है? ATP। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया फाइनली ATP बनाता है। तो 2 स्टेप प्रोसेस हुआ, पहला साइटोप्लाज्म में हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका रेस्पिरेशन, फिजिकल प्रोसेस फर्स्ट स्टेप, केमिकल प्रोसेस जिसे आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं, फिजिकल जिसे आप ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन कह रहे हैं। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी आपका 2 पार्ट्स में है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। डन आपका रेस्पिरेशन का पॉइंट। अब क्वेश्चन पे आ जाइए अगेन, स्टेट द रोल ऑफ ATP इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो पहले आप ATP की डेफिनेशन लिख देंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुछ नहीं करना है, सेंटेंस नहीं बनाना है, ऐसे ही लिखाइएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन उसके बाद एरो लगा के लिख दीजिएगा एनर्जी करेंसी इन ऑल लिविंग। इतना काम चलेगा। बायो में आपको मेन कंटेंट अब पे ध्यान देना होता है। लंबे लंबे सेंटेंस, लेंथी सेंटेंस बनाने की अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देन फिर आप लिखेंगे बिकॉज उसने कहा है कि स्टेट द रोल, आपको ATP का रोल बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ATP ब्रेक्स डाउन टू गिव एनर्जी, राइट। आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वो कर क्या रहा है, यानी कि ATP सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही बन रहा है। अब बन के वो कर क्या रहा है? तो ATP ब्रेक्स डाउन टू रिलीज द एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड by the cell to perform different functions, लाइफ ब्रैकेट में लिख के आएंगे लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि आपका लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है तो आप उससे कनेक्ट कर दीजिए लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ATP ब्रेक्स डाउन टू रिलीज द एनर्जी सो दैट द सेल या ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस, एक और छोटा सा आपको यहाँ पे पॉइंट बता देती हूँ, जो सेल है उसके जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, ये जो है ग्लाइकोलिसिस, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है? ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये हुई आपकी एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये ATP रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जो लाइफ प्रोसेस में जब सेल यूटिलाइज करेगी तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसके थ्रू ATP जनरेट हुआ और वो ATP सेल की एंडोथर्मिक रिएक्शन में काम आ रहा है। एक दूसरे व्यू पॉइंट से मैंने आपको ये इसका आंसर बता दिया है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में सफिशिएंट एक्सचेंजेस को कौन इंश्योर करता है? तो प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू। अब मैं आपको स्टोमेटा थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे मिलेंगे, स्टोमेटा स्टेम पे एंड रूट पे। तो आप लिख के आएंगे कि स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीफ, स्टेम एंड रूट, लीफ सरफेस लिखाएगा, राइट। देन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। स्टोमेटा एक गार्ड सेल होती हैं, किडनी शेप, आपने राजमा देखा है ना, राजमा के जैसे ही इस तरह की किडनी शेप गार्ड सेल से इस तरह से आपका जो स्टोमेटा है वो रहता है। जब ये गार्ड सेल, और गार्ड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, अब मैंने ऐसे बनाया तो यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा है, ठीक है। अब ये होल, अगर ये गार्ड सेल में से पानी निकल जाएगा और ये कैसी हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। और श्रिंक नहीं लिख के आना है आपको, टेक्निकल टर्म लिख के आनी है फ्लैसिड,
FLACCID, फ्लैसिड। जब ये फ्लैसिड हो जाएंगी तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। तो आप ये देखो यहाँ पे होल बंद हो गया, और जब ये पानी ले लेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, तो ये टर्जिड हो जाएंगी, TURGID, स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करके। और जब ये स्वेल होंगी तो ये ऐसे पिचकी हुई है और ये ऐसे होने लगेंगी, तो ये ओपन होता जा रहा है यहाँ पे होल, राइट। यहाँ पे दोनों के बीच में आप ये देखो, ये बिल्कुल, और ये आपका पेंसिल ऐसे होल ओपन हो गया, राइट। तो ये टर्जिड वाटर का इनटेक, पानी कितना उसने एब्जॉर्ब किया या पानी उसने कितना ड्राई कंडीशन में कितना रिलीज किया, तो ये उस पर डिपेंड करता है किसका, पोर की ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो ये आपका, और स्टोमेटा गार्ड सेल के थ्रू, किडनी शेप होती है गार्ड सेल, जिनके थ्रू वो सराउंडेड है। और गार्ड सेल के बाहर सबसिडियरी सेल्स होती हैं। सबसिडियरी का मतलब लाइक सेकेंडरी सेल्स, परफॉर्म असिस्टेंट काइंड ऑफ सेल्स, सबसिडियरी सेल्स होती हैं। अब गार्ड सेल के बारे में आपको 2 पॉइंट लिख के आइएगा कि गार्ड सेल किडनी बीन शेप की हैं। दूसरा जो गार्ड सेल है उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। आपकी बुक में भी देखिए डायग्राम दे रखा है गार्ड सेल का, उसमें उन्होंने 3 चीजें लेबल कर रखी हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, डायग्राम दिया है, उसने लेबल करने के लिए बताया कि ABC बताइए। ये मैं आपको अपनी पोस्ट में भी डाल चुकी हूँ कि कौन सी स्टेज ओपन को दिखा रही है स्टोमेटा को और कौन सी क्लोज्ड इसको दिखा रही है, क्योंकि बुक में दोनों दे रखे हैं। तो ओपन मतलब लाइक ऐसे, क्लोज्ड मतलब ऐसे। ठीक है, तो आपको होप कि आपको ये स्टोमेटा का, गार्ड सेल का समझ में आ गया होगा। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है? गार्ड सेल का फंक्शन होता है कि वो जो उसका स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। मैकेनिज्म क्या है, कंट्रोल कैसे कर रही हैं? उसे कंट्रोल कर रही हैं कि वाटर फ्लैसिडिटी एंड टर्जिड, फ्लैसिड हो रही है और टर्जिड हो रही है, किसकी वजह से? वाटर एब्जॉर्ब करके। पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनमें आपके जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में क्लोज रहते हैं। देन उसके बाद स्टेट द कंडीशंस ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। आपको वो कंडीशंस बतानी है, स्टेट द कंडीशंस ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट, की प्लांट में गैसेस का अगर डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है, उसे आप डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे हवा चल रही है तो हवा, अब डिफ्यूजन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। देखिए हवा चलती है तो उसको कोई कहता थोड़ी है कि भाई तुम चलो, उसको जहां दिखता है कि प्रेशर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए जाती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है प्लांट में डिफ्यूजन की? तो प्लांट में डिफ्यूजन की कंडीशंस बहुत ही सिंपल है। अभी हमने बात किया कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, तो ऐसे ही आप सेम कंडीशन आप याद रखिए अपने प्लांट में। दैट मीन्स कि आयंस की, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बुक में आई थिंक डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है ये, तो आपको अपनी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से बना के लिख के आनी पड़ेगी। 1 मार्क का है तो आप हाफ मार्क के कोई 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ वो 2 पॉइंट कौन से हैं जिनपे कि आपका कंडीशंस ऐसी, जिनपे कि आपका प्लांट में गैसेस का डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है। तो पहली कंडीशन है आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन। मैंने कहा ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो उसे आप बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? आपका पेपर है, आपका बायो का पेपर है तो आपको टेक्निकल है, तो आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन, यानी कि आयन का किधर कंसंट्रेशन ज्यादा है किधर कम है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आप इसका लिखेंगे कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी जब डिफरेंट होती है और आपका प्रेशर अगर अलग होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होती है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका कितना वेरी करता है उसके ऊपर ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड करता है। देन आपका इसी में ही और करके एक क्वेश्चन दिया है, और करके जो क्वेश्चन है इसी का ही अल्टरनेट, वो है कि उसको, वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
What is the internal energy reserve in plants and animal? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मैं अपने हर बच्चों को कहती हूँ कि ये तो रट ही लो कि प्लांट और एनिमल में इंटरनली एनर्जी रिजर्व किस किस फॉर्म में होती है। तो देखिए प्लांट में ऑलवेज याद रखिएगा जो होती है एनर्जी रिजर्व वो ग्लूकोज की फॉर्म में तो बनता है। प्लांट में 3 चीजें हैं आपके पास। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप मेरा लेक्चर सुने ध्यान से तो एक बार सुन लीजिए, देन उसे सेव करके रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार उसको चला लीजिए और पेपर पेन से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद से लिखिएगा, ठीक है। खुद से लिखेंगे तो जल्दी याद होगा, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, एक बार जब आप लिख लेते हैं ना वो चीज थोड़ा आपकी ज्यादा पक्की हो जाती है। प्लांट में इंटरनल एनर्जी रिजर्व आपका ऑलवेज स्टार्च रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 बातें बताती हूँ। प्लांट जो है वो बनाता फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाता तो क्या है, ग्लूकोज बनाएगा, क्या ग्लूकोज। हमेशा याद रखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी ग्लूकोज बनता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत याद नहीं करना है आपको। तो प्लांट बनाता ग्लूकोज है, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, कंडक्शन कौन करता है प्लांट में, राइट, फ्लोएम। फूड को फ्लोएम लेकर जाता है इधर से उधर, क्योंकि फूड देखिए प्लांट जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो तो लीफ में ही हो रहा है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्टेम को खाने की जरूरत नहीं है या रूट्स को जरूरत नहीं है, बिकॉज जब तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा उनमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होगा ना भाई, एनर्जी कैसे बनेगी, एटीपी, और एटीपी नहीं बनेगा तो एटीपी जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो एनर्जी कैसे रिलीज करेगा सेल के फंक्शन के लिए। तो जो प्लांट में जब वो फ्लोएम इधर से उधर जब उसको भेजता है, जिसे आप कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू फ्लोएम, कौन सी टर्म है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू फ्लोएम, वो आपकी ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं भेजता है, वो भेजता है आपकी सुक्रोज की फॉर्म में, SUCROSE, सुक्रोज। सुक्रोज भी एक शुगर है, लेकिन ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनती है, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा एक तरह से ऐसा हुआ ना कि मम्मी ने बच्चे को बोला कि ये लेकर आओ, फिर उसको पता है कि मम्मी अभी ये भी मंगवाने वाली है, तो वो दोनों हाथ में दोनों चीजें पकड़ लाता है कि सो दैट उसका टाइम सेविंग हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। देन फिर बनेगा ग्लूकोज, ट्रांसलोकेशन सुक्रोज की फॉर्म में होगा, और जो इसमें पूछा है अब उसका जवाब, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के जैसे रिजर्व फूड मटेरियल रखेगा स्टार्च, ना ग्लूकोज ना सुक्रोज, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च की फॉर्म में सेल कन्वर्ट कर देंगी। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हुआ व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट, स्टार्च। एंड एनिमल की बात करें तो एनिमल में आपका इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। कल हमने इस पर बहुत चर्चा की थी, हाइपरग्लिसेमिक, हाइपोग्लिसेमिक, जब मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगता है, मतलब हाइपरग्लिसेमिक कंडीशन होने लगती है, तो इंसुलिन ऑटोमेटिकली सिक्रेशन बढ़ जाता है और वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, यानी कि इंसुलिन एक हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन हुआ। अब वो कम कैसे करता है, वो कम करने के लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज को हटा के ब्लड में से और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और वो लिवर में जमा होता जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व एनिमल में हुआ आपका ग्लाइकोजन, इसका आंसर। नाउ इसी में ही अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। मतलब डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है अगर उनके स्टोमेटा तो बंद हो जाते हैं दिन में। भाई डेजर्ट प्लांट, मैंने अभी आपको बताया कि जब पानी की कमी होती है तो जो गार्ड सेल है उनमें से पानी बाहर आ जाता है, तो आपका बंद हो जाते हैं स्टोमेटा। तो डेजर्ट प्लांट में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने के लिए वो ट्रांसपिरेशन का लॉस उसको ज्यादा ना हो, तो वो क्या होती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो उसका एक प्रोविजन होता है। तो वो कहता है कि भाई गैसेस एक्सचेंज तो स्टोमेटा के थ्रू ही होना है, CO2 आनी है, तो वो अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा दिन में तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपकी बुक के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड आया है, ठीक है।
यहाँ आपको इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। बहुत ही लंबा सा प्रोसेस होता है, हम उसे बहुत शॉर्ट करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि नाइट के टाइम में जो स्टोमेटा होते हैं, जब वो ओपन होते हैं, जब वो नाइट के टाइम में ओपन होते हैं तो वो CO2 ले लेते हैं। एनवायरमेंट में अब ऐसा तो है नहीं भाई कि दिन में ही CO2 रहेगी, रात में CO2 नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब नाइट में ओपन होते हैं तो वो CO2 को ले लेते हैं, और वो CO2 को लेके क्या करते हैं, वो उस CO2 को लेके अपने कंबाइन करके एक फॉर्म बना लेते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि भाई देखो, रात में सनलाइट नहीं आ रही है तो रात में CO2 ले तो लेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि भाई रात में CO2 ले रहे तो फोटोसिंथेसिस भी कर लो। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। तो भाई रात में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पानी भी है, ठीक है, और उनके पास क्लोरोफिल भी है, लेकिन सनलाइट तो नहीं है ना। तो वो सनलाइट का वेट करते हैं। तो अब वेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको लेके रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे दिन सुबह होगी, सनलाइट आएगी और काम आना है, ओके। तो वो उसको CO2 को ट्रैप करके या उसको कंबाइन करके एक, आप लिखेंगे यहाँ पे, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। इंटरमीडिएट वर्ड का मतलब होता है कोई दो चीजों के बीच की स्टेज, ठीक है। तो वो CO2 को अटैच करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं। जब डे टाइम आता है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। क्रेब्स साइकिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की, जिससे कि आपका फाइनली जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कि हाउ डज प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, द प्लांट absorbed the CO2 during the night and make a intermediate product which is utilized during the daytime, and this intermediate product enters the Krebs cycle during the daytime. चलिए नेक्स्ट आपका 33 क्वेश्चन इसी सीरीज में 3 मार्क्स में। ये भी आपका 3 पार्ट में है, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने हैं इसमें भी। फर्स्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट, व्हाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम व्हाइल अ फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ सिंपली जब इस तरह की चीजें आती हैं, जब तक वो ये नहीं कहता कि जस्टिफिकेशन दो वाई, तो आप बहुत ही सिंपल आंसर लिख के आएंगे। आप यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बस डेफिनेशन लिखाइए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड होता है, वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होता। तो किचन गार्डन मैन मेड ही है ऑब्वियसली, एंड जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल कंडीशन में मिलता है, तो वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब ये तो हो गया मैन मेड, और यहाँ पे आपको इकोसिस्टम की आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देकर आनी है, ठीक है, इकोसिस्टम की। तो मैं आपको इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। इकोसिस्टम में आप क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बना रखा है, आप चाहें तो वो उसको भी रेफर कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगी। इकोसिस्टम बेसिकली, आपको इकोसिस्टम में 3 बातें याद रखनी है। पहली बात जो आप याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक का मतलब लिविंग। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम, जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक जो एलिमेंट हैं वो इंटरेक्शंस हो रही है उनकी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इकोसिस्टम में सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है। आपने तो लिख दिया कि एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सस्टेन वर्ड का मतलब होता है टिकना, SUSTAINING, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। आप तो बस इतना लिखाइएगा सेल्फ सस्टेनिंग, लेकिन पीछे की बात समझा देती हूँ कि सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या है, जिससे कि
हो सकता है कि कोई रीजन एसर्शन का क्वेश्चन आ गया इकोसिस्टम से रिलेटेड और सेल्फ सस्टेनेंस से रिलेटेड आ गया, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेल्फ सस्टेनिंग वर्ड का मतलब होता है ना वो कहीं से बाहर से अपनी रिक्वायरमेंट को के लिए कुछ ले रहा है, ना किसी को दे रहा है किसी और की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की, यानी कि एनर्जी के मामले में वो सेल्फ सस्टेनिंग है। अपनी एनर्जी अपने ही अंदर के सिस्टम जो कि उसके पास एबायोटिक है और बायोटिक है, वो अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, उनके थ्रू क्रिएट करेगा और वहीं की वहीं उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। इसीलिए दैट्स वाई इसका जो थर्ड पॉइंट है वो उसमें आप ये लिख के आएंगे कि इकोसिस्टम में हमेशा अगर फूड चेन की बात करें तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट कब मानी जाती है एक फूड चेन? जब उसमें प्रोड्यूसर लेवल के भी हों ऑर्गेनिज्म, जब उसमें कंज्यूमर लेवल के भी ऑर्गेनिज्म हो, और जब उसमें आपका कंज्यूमर के अलावा प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, और कंज्यूमर के अलावा उसमें होने चाहिए डेट्राइटिवोर्स, मतलब कि आपका जो डिकम्पोजर्स है ना वो होने चाहिए। बिकॉज अब होगा क्या, एक इकोसिस्टम की बात करें नेचुरल, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया आपका, तो इसी से उठा लेते हैं इकोसिस्टम समझने के लिए कॉन्सेप्ट। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में प्रोड्यूसर्स प्लांट हो गए, प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, उन पे डिपेंडेंट कंज्यूमर के अलग अलग लेवल हो गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे। अब जब वो कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया तो अब प्रोड्यूसर से लिया तो एनर्जी अपने लिए यूटिलाइज की, देन उसके बाद जब वो अगर वो डेथ के बाद डेड एंड डिकेइंग होंगे तो क्या होगा? अगर वो डेड एंड डिकेइंग होंगे तो मटेरियल फिक्स होता जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब तक मिनरलाइजेशन नहीं होगा, मिनरल नहीं बनेंगे, अगेन सॉइल में नहीं जाएंगे, ह्यूमस नहीं बनेगी, तब तक कहाँ से आएगा प्रोड्यूसर्स के पास खाना? ठीक है, तो इसके डायनेमिक को कौन मेंटेन रखता है? इसके डायनेमिक के लिए कंज्यूमर के बाद वहां पे डिकम्पोजर्स आना जरूरी है। वो डिकम्पोजर्स कंज्यूमर को अगेन, कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, वो अगेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। और जबकि आपका प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर आपका सिंपल इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, और आपके कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में ही कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने के बाद उसने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसने प्रोटीन खाया, बनाया क्या? प्रोटीन का डाइजेशन के बाद एंड सब्सटेंस तो अमाइनो एसिड ही बना, तो वो तो खुद एक ऑर्गेनिक है। तो प्रोड्यूसर में बेसिकली क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर में आपका हो रहा है कि आपका इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, कंज्यूमर में ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक रह रहा है, और डिकम्पोजर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में बन रहा है। तो हो गई ना पूरी साइकिल, सब कुछ कनेक्ट कर रहा है। अब इसको ना बाहर से कोई इनऑर्गेनिक लेने की जरूरत है ना ऑर्गेनिक, इसके अंदर ही पूरा सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। इसीलिए इसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो खुद से रहता है, बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसीलिए इसी सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, while designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into self-sustaining system। देखो आ गया ना सेल्फ। उसने कहा कि अगर आप कोई घर पे एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम डिजाइन कर रहे हो घर पे, तो आप बताइए कि आप उसे एक सेल्फ सस्टेनिंग में कैसे बनाएंगे। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर प्रोड्यूसर्स भी होने चाहिए, कंज्यूमर्स भी होने चाहिए और डिकम्पोजर्स भी होने चाहिए। गिव रीजन टू जस्टिफाई, तो रीजन तो ये हो गया जो मैंने आपको समझाया इकोसिस्टम का थर्ड पॉइंट, कि इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डिकम्पोजर वाली चेन पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। खाली प्रोड्यूसर होने से भी काम नहीं चलेगा, सेल्फ सस्टेनिंग वाली बात नहीं आएगी। खाली कंज्यूमर होने से, कंज्यूमर क्या ही कंज्यूम करेंगे जब प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो, ठीक है। और जब डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में चीजें कन्वर्ट होती जाएंगी। कंज्यूमर के बाद उसको सिंपल करके अगेन उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई प्लांट को कौन करेगा? कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गिव रीजन टू जस्टिफाई में तो यही आ गया आपका, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और ये वाली बात आपको लिख देनी है। अब वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम घर में बनाएंगे तो दो चीजें क्या करनी है, यानी कि दो चीजों, कोई भी दो चीज लिख दो।
चाहे आप प्रोड्यूसर लेवल की लिख दो या कंज्यूमर लेवल की लिख दो या डिकम्पोजर लेवल की लिख दो। तो आप मेनली यहाँ पे पहले तो प्रोड्यूसर लेवल की लिख दो। आप क्या करेंगे, घर में एक छोटा सा एक्वेरियम बनाने का आप इसमें दे सकते हैं कि एक वाटर का पॉट लेंगे, उसमें कुछ फिश वगैरह डाल देंगे, कुछ सम एक्वेटिक प्लांट्स उसमें कर देंगे, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कर रहे हो भाई आप? ऑक्सीजन की सप्लाई इसलिए कर रहे हैं सो दैट रेस्पिरेशन की सभी को नीड है ना, इसीलिए। आप प्लांट्स क्यों डाल रहे हो उसमें? क्योंकि प्रोड्यूसर का काम करेंगे, ठीक है। आप फिश क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वो कंज्यूमर का काम करेंगी, राइट। और बाकी का डिकम्पोजर्स तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑलरेडी उसमें डेवलप हो ही जाएंगे उस इकोसिस्टम में। नेक्स्ट आपका इसी से ही इसका ही एक अल्टरनेट क्वेश्चन है, और मैं दोनों ही आपके इकोलॉजी से आए हुए हैं, और में ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कंस्ट्रक्ट ए फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग: हॉग, स्नेक, प्लांट, रैट। पहले तो हम समझ लेते हैं फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन का मतलब है आपका कि बहुत ही सिंपल सी अगर मैं फूड चेन की डेफिनेशन दूं तो टू ईट एंड टू बी ईटन, सीरीज ऑफ या सीक्वेंस ऑफ टू ईट एंड टू बी ईटन, खाना और किसी के द्वारा खाया जाना, इसी के सीक्वेंस को हम फूड चेन कहते हैं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन, टू ईट खाना, टू बी ईटन किसी के द्वारा खाया जाना, द सीक्वेंस ऑफ टू ईट एंड टू बी ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। अब आपको ये तो सिंपल ही है, हॉग, स्नेक, प्लांट, रैट। प्रोड्यूसर से चालू होगी, कंज्यूमर पे आएगी, कंज्यूमर में भी आपके हर्बीवोर फर्स्ट कंज्यूमर होंगे, देन कार्निवोर आएंगे, देन टॉप कंज्यूमर्स आएंगे, और टॉप कंज्यूमर्स का डिकम्पोजर तो किसी में फूड चेन में आप नहीं डालते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियस रहता है। तो आपने प्लांट से चालू करेंगे तो प्लांट पहले नंबर पे आएगा, देन एरो बनाएंगे, प्लांट को रैट खाएगा, ठीक है, रैट के बाद एरो बनाएंगे स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा? हॉग खा लेगा। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो समझने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 20,000 जूल, कितने थाउजेंड है? 20,000, ठीक है। 20,000 ऑफ जूल एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ये बात यहाँ याद रखनी है, 20,000 जो बनी है वो आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे बनी है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे नहीं बनी है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमेशा प्रोड्यूसर आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कंज्यूमर, और कंज्यूमर में हर्बीवोर्स की बात कर रहा है ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो कह रहा है कि आपको वो एनर्जी निकालनी है कि जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएगी और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। तो पहले तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं समझा देती हूँ अगेन आपको। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि जो एनर्जी है आपकी उसका 10% का रूल होता है। 10% का मतलब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई वो अपने लिए कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है, सभी सेल्फिश हैं। पहले वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा और उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी करते करते 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। जितनी वो एनर्जी बना रहा है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन और अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू, उतनी एटीपी जितने बना रहा है, वो एटीपी उसके 90% वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। 10% एनर्जी ही ट्रांसफर के काबिल रहती है नेक्स्ट वाले लेवल में जाने के लिए, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का मतलब फूड से रिलेटेड। तो ये 10% एनर्जी लॉ है। अगर एनर्जी का पिरामिड बनेगा, एनर्जी पिरामिड बनेगा, ऑलवेज 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 अपराइट ही होगा, ऐसा, ठीक है। ट्राइंगल अपराइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमेशा एनर्जी 10% ही जा रही है, 90% खुद रख रहा है। और ये ऐसा नहीं होता कि 10% जा रही है, कभी 20% चली गई, या कभी 10 की बजाय कभी आपका जो हुआ वो 90% चली गई। हमेशा अपराइट, मतलब घटती हुई एनर्जी जाएगी हमेशा, कभी बढ़ के नहीं जाएगी। तो ऑलवेज अपराइट है। एनर्जी पिरामिड का कोई एक्सेप्शन नहीं है। 10% रूल से काउंट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए 10% पर सेंट, पर मतलब एवरी सेंट मतलब 100, हर 100 में से 10 मिल रहा है, यानी कि 100 की एक जीरो हटा दो तो 10 की फिगर आ जाती है। तो अब बस आपको भी एक जीरो का ही खेल दिमाग में रखना है, कैलकुलेशन करनी नहीं है, लिख देना है बाय 10% एनर्जी रूल,
ठीक है। हमेशा एनर्जी का 10% एनर्जी रूल के मुताबिक पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। 20,000 की सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है, तो जब ऊपर जाएगा, हमेशा आपको दिमाग में रखना, ऊपर जाएगी तो कम होगी, तो आपको एक एक जीरो कम करती जानी है। 20,000 में 2 के पीछे 4 जीरो लगी हुई है। जब ये आपकी बाय द प्रोड्यूसर्स टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये प्रोड्यूसर ने सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाले को दिया है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाले को दिया, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाने में इसमें आप एक जीरो घटा दो, यानी कि 2 के पीछे 4 जीरो की जगह 3 जीरो लगा दो, 3 zeros एंड इट विल बी योर 2000 जूल। यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में 2000 जाएगी। अगेन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में फिर से एक जीरो घटा दो, तो आपका 200 जूल की एनर्जी जाएगी। अगर यही सवाल उसने ये पूछा होता ना कि प्रोड्यूसर को कितनी जाएगी, तो ये आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है 20,000। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो एक जीरो घटाते जाओ, और जब आप नीचे के ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो एक जीरो बढ़ाते जाओ। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल से डायरेक्ट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाना है, तो एक जीरो बढ़ेगी, तो 2 के आगे 4 जीरो की जगह 5 जीरो लिख के आते, अगर ये प्रोड्यूसर के लिए पूछता तो, या ये पूछता कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितनी जाएगी। होप आपको एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 10% वाला जब आपके ऊपर की तरफ जाना है ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, या अदर सेंटेंस में ऐसे भी कह सकता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो आपको एक एक जीरो घटा के आनी है हमेशा। और जब वो ऐसे कहता है कि आपको नीचे की तरफ ले जा रहा है, दैट मीन्स कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल से थर्ड पे आ रहा है, तो एक जीरो घटानी है। अगर फोर्थ से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की वो बात कर रहा है तो 2 जीरो घटानी है। और अगर वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल से पहले वाले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि कहने को वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी लिख सकता है या फिर प्रोड्यूसर भी लिख सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉफिक लेवल में, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ऑलवेज प्रोड्यूसर्स ही आते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंज्यूमर के द्वारा ऑक्यूपाई रहता है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टॉप कंज्यूमर्स, देन और उसमें भी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर ही होते हैं, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका कार्निवोर होते हैं, लास्ट में जाके टॉप कार्निवोर्स। यहीं तक के थे आज के आपके 3 मार्क्स के। देन कल हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन डी 5 मार्क्स, और सेक्शन डी में जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपका अलग अलग जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम टेक ऑन करेंगे। तो होप आज के क्वेश्चंस में जितने टॉपिक आए हैं उनका मैंने आपको पूरा समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनकी कुछ शॉर्ट वीडियोज हैं, कुछ शॉर्ट्स बने हुए हैं, उनका लिंक भेज दूंगी आपको। और आपके पोस्ट में आपके ये जो क्वेश्चंस है जो डिस्कस किए आज मैं पोस्ट में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोस्ट में देखिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे